डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो NMMS एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से सुने। लगभग 30 से 40 प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे। प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जब ध्यान से सुनेंगे तब ये प्रश्न अपने को याद होंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है जो पूछा जा सकता है कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था भारत में? सबसे पहले ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले कौन सी धातु का? तांबे का प्रयोग किया गया था। कौन सी धातु का? तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है। दूसरे की सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें भारत में स्टेडियम के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? स्टेडियम के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे इनाम गांव। आपको स्टेडियम में लेके जाते हैं तो वहां जीतता है उसको इनाम मिलता है ना, तो याद रह जाएगा कि स्टेडियम के अवशेष कहां से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। स्टेडियम के अवशेष कहां से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े कोठार कहां प्राप्त हुए हैं? कौन सी जगह? अनाज के बड़े बड़े कोठार किसको मिले थे? मोहन को मिले थे अनाज के बड़े बड़े कोठार। किसके घर में है? मोहन के घर में है। मोहनजोदड़ो याद रहेगा। अनाज के बड़े बड़े कोठार किसके घर में है? मोहन के। याद रहेगा ना, मतलब अनाज के बड़े बड़े कोठार कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य से कहां से प्राप्त हुए हैं? बैलगाड़ी हड़प्पा। बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य से कहां से? हड़प्पा से और चन्हूदड़ो से। हड़प्पा से और चन्हूदड़ो से, दो जगह से प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आप बताएंगे हड़प्पा व चन्हूदड़ो से। बढ़िया प्रश्न है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरसों के साक्ष्य सरसों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ठीक है, कालीबंगा से। सरसों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से। सरसों के साक्ष्य आपको पता है कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। ठीक है, तो कालीबंगा से सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से। सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से। सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से। याद रखेंगे। नृत्य करते हुई जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसमें नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई ना तब। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस धातु की बनी हुई थी? तो आप बताएंगे कांस्य धातु की बनी हुई है। किस धातु की बनी हुई है? कांस्य धातु की बनी हुई है। आगे बात समझ में। फिर कुबड़ वाला बैल भी मिला है। कुबड़ आ रही है उस बैल के, हुई है ना, उसको कुबड़ वाला बैल ही कहेंगे। कुबड़ वाला बैल जो है, पहली बात आप ध्यान रखें, कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का तगड़ा काम हो गया। मोहन के घर में अनाज के बड़े बड़े कोठार भी हैं। मोहनजोदड़ो से अनाज के कोठार भी मिले हैं और मोहन के पास एक कुबड़ वाला बैल भी है। मोहन के पास क्या है? एक कुबड़ वाला बैल भी है। ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो कुबड़ वाला बैल जो है उसका चित्र बना हुआ है किसके ऊपर? ताम्र पत्थर पर। किसके ऊपर बना हुआ है? ताम्र पत्थर पर है। आप लोगों से पूछे कुबड़ वाला बैल जो है किस पर अंकित किया गया है? तो आप बताएंगे तांबे के पत्थर पर, ताम्र पत्थर पर। तांबे का बना हुआ पत्थर था, कोई पत्री है, उसके ऊपर कुबड़ वाला बैल का चित्र बना हुआ है। समझ गए? कांसे के पत्थर पर मत कर देना, ताम्र पत्थर पर। कांसे की क्या बनी हुई है? महिला की, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? कांसे की। ठीक है। फिर पुरातत्व विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व विज्ञान का पिता। पुरातत्व विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें अपन प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व की खोज करते हैं, उसको पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। उसका पिता कौन है? जॉन मार्शल। पुरातत्व विज्ञान का पिता कौन सा है? जॉन मार्शल। याद रखना, पुरातत्व विज्ञान का पिता जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा नगर है? हड़प्पा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। फिर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में फर्श में अलंकृत ईंटें एकदम सजाई हुई ईंटें जो मिली हैं, कहां से मिली हैं? अलंकृत ईंटें कालीबंगा से। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें हैं, वहां सरसों भी मिली है कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों का फर्श कहां से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा से और क्या मिला है? सरसों के साग से। सरसों भी वहां पे मिली है, पुराने समय की सरसों के साग से यहाँ पे मिले हैं। और आर्यों की प्रमुख नदी किसे कहा जाता है? सरस्वती। आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। गंगा नदी मत कर देना। आर्यों की प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी थी? सरस्वती। याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार किसे माना गया है? प्रश्न पूछे, भारतीय वेदांत दर्शन का आधार किसे माना गया है? तो क्या बताएंगे? उपनिषदों को। किसको माना गया है? याद रह जाएगा क्या? वेदांत दर्शन उपनिषद। वेदांत दर्शन का प्रश्न आए तो उसका आधार किसको माना गया है? उपनिषदों को। उपनिषद पढ़े हैं ना, उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत दर्शन का आधार माना गया है। एक बार और पूछ ले आप लोगों से, वेदांत दर्शन का आधार किसे माना गया है? याद रह जाएगा, उपनिषदों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया भाई? अरबों ने। करोड़ों ने मत कर देना, अरबों ने। अरब जो थे उन्होंने किया था। फिर भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? किसकी नानियों ने? यूनानियों ने। भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। इंडिया किसने कहा? नानियों ने कहा, यूनानियों ने कहा। भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनानियों ने। अच्छा, अब ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है ना, ऋग्वेद, ऋग्वेद में दुहिता शब्द किसके लिए लिया गया है? दुहिता, पुत्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? किस देवता के? गायत्री मंत्र सूर्य को की स्तुति में करते हैं। गायत्री मंत्र किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। कौन से देवता से संबंधित है गायत्री मंत्र? ऐसा तो नहीं गायत्री माता से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। सरस्वती से मत कर देना। गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। अब एक और अभिलेख है, बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से। बोगाज कोई अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से। क्या खास बात है? इस बोगाज कोई अभिलेख जो है ना, इसमें आर्यों के देवी देवताओं के चित्र हैं। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख जो है एशिया माइनर में स्थित है और आर्यों के देवी देवताओं से यह संबंधित है। देवी देवताओं के चित्र बनाए गए इस अभिलेख पर। कौन से अभिलेख पर? बोगाज कोई अभिलेख पर। पूछ ले, बोगाज कोई अभिलेख कहां स्थित है बच्चा? एशिया माइनर। एशिया माइनर में स्थित है। अब देखो, प्राचीन भारतीय भूगोल, भारत की जो प्राचीन ऐतिहासिक भूगोल है उसमें रत्नाकर किसे कहा गया है? हिंद महासागर को। कई रत्न मिलते हैं हिंद महासागर में, तो रत्नाकर कहा गया है हिंद महासागर को। क्या कहा गया है? रत्नाकर। किसको कहा गया है? याद रखना, क्योंकि याद रखेंगे तभी एग्जाम में हम टिकेंगे, वरना फेल हो जाएंगे। याद रखेंगे तभी एग्जाम्स में हम टिकेंगे। रत्नाकर किससे संबंधित है? किसको कहा गया है? हिंद महासागर को। हिंद महासागर को प्राचीन भूगोल में क्या कहा गया है? रत्नाकर कहा गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछ ले, प्रश्न बनाने वाला तो कैसे भी पूछ ले ना, ध्यान रखो, आप सावधान रहो। अब प्रश्न पूछ रहा है, आदि काव्य किसे कहते हैं? ये किसे कहा गया है? रामायण। बढ़िया प्रश्न है। आदि काव्य रामायण, आदि काव्य रामायण को। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया?
हिंदू विधवा पुनर्विवाह है, हिंदू धर्म में जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा से शादी की जा सकती है, उसका अधिनियम कब पास किया गया? 1857 की क्रांति से पहले 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। फिर शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह जानते हो ना आप? ये बचपन में ही अगर शादी कर दी जाए, कम उम्र में ही शादी कर दी जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। कितनी उम्र रख रखी है भाई शादी के लिए? लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। ठीक है ना? ये तो पक्का पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये बाल विवाह अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? 1929 में। ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया? 1856 में। ठीक है। फिर बाल विवाह अधिनियम 1929 में। 1929 में शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है, यानी बाल विवाह। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। कब पारित किया गया? 1929 में, 1929 में। ठीक है। फिर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगवा सकते आप। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24वें अनुच्छेद है संविधान में, उसके तहत आप कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है ना, बच्चे जो है, उनको जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते, उनसे बाल श्रम नहीं करवा सकते। जैसे कहीं किसी ईंट भट्टे पे लगा लिया, कहीं कोयले की खानों में लगा लिया, ऐसे जोखिम भरे कामों में उनको नहीं लगा सकते। कौन से अनुच्छेद के तहत भाई? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से संबंधित है। उनको अपन बाल श्रम नहीं करवा सकते, जोखिम भरे कार्य नहीं करवा सकते। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज तो सब जानते हैं। दहेज पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम लाया गया कि आप लोग दहेज नहीं ले सकते, फिर भी बहुत दहेज लेते हैं। कब भाई? 1961 में। कब लाया गया? 1961। दहेज तो 61 ही होना चाहिए, 60 भी नहीं होना चाहिए। लोग ये सोच रहे हैं दहेज तो ज्यादा है ना, है ना? दहेज तो ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन लोग क्या चलते हैं, दहेज तो अब 60 से 61 ही हुआ है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में। दहेज तो 1961 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब भी 61 ही है, ज्यादा ही हो रहा है। विधवा पुनर्विवाह है। विधवा जो हो जाती है ना, जिसका पति मर जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। पहले क्या था कि उसको दोबारा से शादी की इजाजत नहीं थी। ठीक है। तो कई जो पुनर्जागरण करने वाले जो नेता हैं, जो व्यक्ति हैं, जो काफी अच्छी सोच रखते हैं, उनमें उन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह पर को वापस से शुरू करवाने के लिए विधवाओं की शादी करवाने पर जोर दिया और इस कुप्रथा को बंद किया। तो कौन से व्यक्ति का, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसमें विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा का विवाह तो ईश्वर ही करवाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। याद रह जाएगा। विधवा का पुनर्विवाह से संबंधित कौन है व्यक्ति? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है। सती प्रथा जानते हो? सती प्रथा क्या होता था पहले कि जिस स्त्री का पति मर जाता था ना, जिस महिला का पति मर जाता था, वह भी उसके साथ ही उसी को भी जला दिया जाता था, या महिला भी उसके साथ अपनी इच्छा से भी जल जाती थी। उसको क्या कहते थे? सती प्रथा कहते थे, लेकिन वो गलत था। ठीक है। अगर कोई किसी का पति मर जाए तो खुद भी मर जाए तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे, और बच्चे नहीं भी हैं तो ये गलत है एक तरह से। ठीक है। वो तो मरा है, लेकिन वो जबरदस्ती मर रही है, गलत है ना? तो सती प्रथा का पर बंद लगाया, प्रतिबंध लगाने का प्रयास किसने की? किसके प्रयास से हुआ? राजा राम। सती प्रथा राजा राम मोहन राय, राजा राम ही लगाएगा इसके ऊपर प्रतिबंध, सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय। समझ गए? और विधवा विवाह है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर।
विधवा विवाह है विद्यासागर, ये याद रखना। विधवा विवाह है विद्यासागर, विधवा विवाह है विद्यासागर, विधवा विवाह है विद्यासागर, विधवा विवाह है विद्यासागर। याद रखेंगे। फिर बहुपत्नी विवाह है। पहले क्या है, एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे भैया, ठीक है। पता है कितनी थी? 5 16 भी रखते थे पहले, है ना। मैं तो 5 तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें प्रतिबंध 1955 में लगाया गया था, ठीक है। 1955 में इधर भी 5 इधर भी 5 पत्नियां हो गई, दोनों को मिलाकर के 1955 बना दिया और प्रतिबंध लगा दिया। देखो याद रहेगा, पत्नी बहुपत्नी, पत्नी बहुपत्नी प्रतिबंध 55, पत्नी प्रतिबंध 55 याद रह जाएगा। बहुपत्नी बहुपत्नी जो विवाह है उसके ऊपर प्रतिबंध कब लगाया गया? 55 में, 1955 में, समझ गए। बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1955 में। एक और प्रश्न पूछ ले कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 55 में। जब बहुपत्नी विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया उसी समय हिंदू विवाह अधिनियम भी पारित किया गया 1955 में। नेक्स्ट 2011 में, अब तो 2021-22 की जनगणना आ गई, लेकिन 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर थी? राजस्थान की महिलाएं सबसे कम साक्षर थी, सबसे कम पढ़ी लिखी थी 2011 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम बीपीएल का निर्धारण का आधार किसे माना गया? कैलोरी को। बीपीएल जानते हो? गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति, उनको किस श्रेणी में लाते हैं? ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं उनको बीपीएल परिवार कहते हैं। बीपीएल का मतलब होता है BELOW, बेलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, ठीक है। उनका निर्धारण भारत में सर्वप्रथम किस आधार पर किया गया? कैलोरी के आधार पर। कैलोरी का मतलब जानते हो क्या? उसको खाना कैसा मिलता है, खाने में पौष्टिक खाना मिलता है कि नहीं मिलता, उसके आधार पर। अगर खाना मिल रहा है ना बढ़िया, तो वह क्या है? बीपीएल में नहीं आएगा। ऐसा माना है कि सर्वप्रथम कहां पर? भारत में। बीपीएल का निर्धारण किस आधार पर? कैलोरी के आधार पर करने का निर्णय लिया। लेकिन सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन चाहिए? भोजन में कितने कैलोरी? सामान्य व्यक्ति बिल्कुल कुछ काम दाम नहीं करता, एकदम सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति है, मतलब उसको कितनी कैलोरी की ऊर्जा चाहिए? 3500 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 3500। समझ गए? सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन डेली कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? मेरे को तो 7000 कैलोरी की आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो सारे दिन मेहनत करता हूँ, सामान्य व्यक्ति नहीं, खूब सारी मेहनत करता हूँ, ठीक है ना। मेरे से सामान्य व्यक्ति को कितनी कैलोरी की चाहिए? कितने कैलोरी वाला भोजन चाहिए? 3500 कैलोरी वाला भोजन चाहिए। इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए उसमें। फिर वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है? लकड़ वाला फॉर्मूला। लठ वाला फॉर्मूला मत लिख देना। गरीबी रेखा का निर्धारण, गरीब तो बेचारा लकड़ी के सारे चलता है, तो लकड़ वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लिया जा रहा है वर्तमान में? लकड़ वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लकड़ वाला। याद रहेगा, नाम भी बड़ा बढ़िया है। अब आपका नाम भी रखूं क्या लकड़ वाला? नहीं, लकड़ वाला फॉर्मूला जो है उसके द्वारा वर्तमान में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जा रहा है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीबी से संबंधित तथ्यों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भाई पूरे भारत में कौन कौन गरीब हैं उसके लिए एक संस्था बना रखी है भारत सरकार ने। वो ये काम करता है कि वह पहचानता है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसी संस्था का क्या नाम है? राष्ट्रीय नमूना व सर्वेक्षण विभाग, NSSO, सर्वेक्षण संगठन। ये आ जाए ना तो भी आप कर देना। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, याद रह जाएगा। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वह किसका निर्धारण करता है? गरीबी रेखा का।
निर्धारण करता है, उन तथ्यों का आकलन करता है। नेक्स्ट है अशोक के महल मनुष्य ने नहीं बनाए, देवताओं ने बनाए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, किसने कहा था? ये वैसे बनाए तो मनुष्य नहीं थे, लेकिन वो दिखते ऐसे हैं कि बहुत सुंदर महल दिखते हैं। इसलिए प्रश्न एक इतिहासकार जो आए ना भारत में, तब उसने कहा कि भाई अशोक के महल जो है ना वो मनुष्य ने नहीं बनाए। किसने बनाए? देवताओं ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? देवताओं ने बनाए हैं। अब आप लोगों से पूछ ले, यह किसने कहा अशोक के महल? हाँ, फैयान ने कहा। किसने कहा? फैयान ने कहा। किसने कहा? बनियान ने कहा, फैयान ने कहा। बनियान पैर के फैयान आया, फैयान ने कहा अशोक के महल मनुष्य ने नहीं बनाए, देवताओं ने बनाए हैं। ये भी फाई मार दी कि फैयान ने कहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 7 वर्गों में विभाजित था। ये किसमें उल्लेख किया गया है? इंडिका में। किसमें? इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी भाई? बताओ देखें। मेगस्थनीज ने, याद रखना, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ठीक है। अब है मौर्य जो काल था ना, उस समय दो प्रकार के न्यायालय थे। एक तो धर्मस्थलीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय जो थे वह किससे संबंधित थे? व्यक्तियों के पास क्या काम होता था? जो जैसे मान लो 2 व्यक्ति आपस में लड़ने लगे ना, तो उनका न्याय किसके द्वारा किया जाता था? धर्मस्थलीय न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? मतलब व्यक्तियों के पारस्परिक मामलों जो है उसकी सुनवाई होती थी कहां पर? धर्मस्थलीय न्यायालय में। अभिजात्य युग कौन से युग को कहा जाता है? गुप्त युग को। कौन से युग को अभिजात्य युग कहा जाता है? गुप्त युग। और गुप्त युग में कौन से साहित्य की प्रगति हुई, विकास हुआ? संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। इसमें गुप्त काल में मुख्यतः कौन से साहित्य का विकास हुआ? संस्कृत साहित्य का। समझ गए? और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? अभिजात्य युग। अभिजात्य युग कहा जाता है। कंटक शोधन न्यायालय जो थे मौर्य काल में, मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? 2 प्रकार के। एक तो धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय किससे संबंधित था? वहां पर क्या होता था? फौजदारी मामले जो थे उसका निपटारा होता था। और राजा व व्यक्ति के बीच में कोई विवाद हो, राजाओं के बीच और व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हो ना, तो उसका न्याय कौन सा न्यायालय करता था? कंटक शोधन न्यायालय। कौन सा न्यायालय? कंटक शोधन न्यायालय। अब देखो वह कौन सा विलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम है और अशोक का भी नाम है? दोनों का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम कौन से विलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख में। कौन से गढ़ में? जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है। प्रश्न बन जाए, बढ़िया प्रश्न है। जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें क्या है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदमन का। ठीक है। रुद्रदमन का कौन सा विलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। अब ऐसा कौन सा विलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों के नामों का उल्लेख किया गया है? तो आप बताएंगे जूनागढ़ का रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अभिलेख लिखने के लिए पत्थरों का प्रयोग किस काल में हुआ? बाटामाला लिखवाला आगा, पथरामाला लिखवाला आगा। जनता को संबोधित करने के लिए पत्थरों पर भी लिखने लगे। ये लिख दिया, पत्थर पर लिख करके गाड़ दिया, जनता को बताने लगे। तो किस काल में? मौर्य काल में। कौन से काल में? मौर्य काल में। बिल्कुल। अशोक ने एक नया पद बनाया था, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? धम्म महापात्र। क्या नाम था? क्या नाम था? तो ये कुछ प्रश्न थे जो प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगली क्लास में हम और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।